तो भाई कई सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए कि हम सीडीएस एग्ज़ाम्स को कैसे पहली अटेम्प्ट में क्रैक कर सकें। तो आज से ठीक 4 महीने के बाद सीडीएस का एग्ज़ाम है और सिलेबस इसका बहुत ही वास्ट है। तो अगर आज कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है तो इट्स इम्पॉसिबल कि वो सिलेबस को कवर कर सके, बट इट्स पॉसिबल टू क्रैक एग्जामिनेशंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन स्टिल 4 मंथ्स। लेकिन वो सारे सिलेबस को कवर करके नहीं, वो सिर्फ वही पढ़ करके पॉसिबल है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आपको मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है? तो उसके लिए आपको लास्ट के 10 सालों के पेपर को एनालाइज़ करना चाहिए, डीपली एनालाइज़ करना चाहिए कि काइंड ऑफ क्वेश्चन क्या है। जैसे कि पहला उसमें हो गया, पहला पहलू ये हो गया कि आपको देखना है ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे कई बार सवाल यूपीएससी ने बनाए हैं सीडीएस के एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ वो जो काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए, वो उनका पूछने का पर्सपेक्टिव क्या है। फॉर इंस्टेंस सवाल पूछने का जो नज़रिया वो फैक्ट बेस है या फिर वो एनालिटिकल बेस है। 4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछेगा इसमें चारों में से कौन कौन से ऑप्शन हैं जो सही हैं। तो जिस तरीके का सवाल पूछ रहा है उसी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको वहाँ फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो मैथ्स के लिए तो बहुत कुछ आपको नहीं करना होता है। मैथ्स में 9th और 10th की बेसिक आती है और जो कि आप बिना किसी ट्रिक के भी निकाल सकते हैं। बस चाहिए आपको मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस। एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम आप 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाइए तो बात बन जाएगी। फिर आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करके आओगे फॉर श्योर। एटलीस्ट 60+ जो आपको रिक्वायर्ड है मैथ्स में। अगर आप 60+ मैथ्स में ला देते हैं तो इट्स वेरी गुड, आपका एग्ज़ाम फिर डन है। अगर आप बाकी सब पोर्शन को भी पास कर पाते हैं तो, और सीडीएस मैथ्स में स्कोर करना बहुत टफ नहीं है। आपके 9th और 10th की मैथ्स आती है जो नॉर्मली सब ने पढ़ रखा है, चाहे वो बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या मैथ्स से हो, क्योंकि 10वीं तक तो सभी मैथ्स पढ़ते हैं। ओके, तो आपको रिवाइज़ करना चाहिए मैथ्स को। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा की किताब है 9th और 10th की, तो उसके सारे कंसेप्ट को आप रिवाइज़ कर लीजिए। ज्योमेट्री के सारे सवाल और सारे फॉर्मूले और मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आप रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि वही सब देखिए जो सीडीएस का मैथ्स का पेपर है उसमें 80 to 85% जो सवाल आते हैं वो एडवांस मैथमेटिक्स से आते हैं। और एडवांस मैथमेटिक्स में सिर्फ 4 से 5 चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कंट्रीब्यूशन से सारी एडवांस मैथ्स प्रिपेयर होती है। उनमें पहला आपका हो गया नंबर सिस्टम, जिससे इस बार 25 सवाल बने थे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर भी है, मैं मानता हूँ। इसको कवर करने के लिए आपको कम से कम 1 वीक का समय एटलीस्ट देना पड़ेगा, तब जाके सिलेबस ये चैप्टर ख़त्म होगा और उसके बाद आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। सेकंड नंबर पे आता है मेंसुरेशन, जिससे 20 से 25 सवाल हर बार बन रहे थे, इस बार थोड़े कम बने हैं, बट फिर भी 15 to 16 क्वेश्चंस हैं। तो यानी मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है, नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो ये 5 से 6 टॉपिक हैं जो आपको श्योर शॉट हैं, जो एग्ज़ाम में जिस पर सवाल बनना ही बनना है। और 1-2 सवाल नहीं बनते हैं, 10+ बनते हैं। यानी किसी में 15 सवाल, किसी में 20 सवाल, किसी में 25 सवाल, किसी में 12 सवाल, यानी 10 सवाल से नीचे तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इसमें लिस्ट इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा, क्योंकि इससे सवाल कई बार 10-12 भी बने हैं और कई बार 15-16 भी बने हैं। बट नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन तो आप छोड़िए मत, 3D मेंसुरेशन बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि उससे भाई कई सवाल बनते हैं। तो मेक श्योर कि उसको आप करके जाइए अच्छे से। अब बात आती है कि भाई अरिथमेटिक में क्या करें। देखिए अरिथमेटिक में आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज़ करना है बस, और टिपिकल सवाल लगा लेना है। टिपिकल इन द सेंस जो नॉर्मली सवाल होते हैं, बहुत हाई लेवल के सवाल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीडीएस में जो सवाल बनते हैं वो बहुत बेसिक बनते हैं। उसमें अरिथमेटिक में आपको मेन हो गया जैसे कि CISI बहुत फोकस नहीं करना है, क्योंकि इससे सवाल एक बनते हैं और उसके टाइप्स लिमिटेड हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बस जो सवाल सीडीएस में बनते हैं वो बहुत टिपिकल हैं, बहुत लिमिटेड टाइप उनसे पूछते हैं। प्रीवियस ईयर का आप दे करके अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अगला चैप्टर है टाइम एंड वर्क, जिससे भी सवाल फॉर्मूला बेस बनते हैं, तो आपको बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि आपको सारा फोकस करना है एडवांस मैथ्स पे, और उसमें भी आपको मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, 3D ज्योमेट्री और इन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिर मैथ्स में आप 60+ स्कोर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के दम पर।
तो आपको आर डी शर्मा 9th और 10th की उठानी है, उसमें सारे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, सारे थ्योरम्स देखने हैं, और टिपिकल सवाल जो आपको लग रहा है कि ये छोटा मोटा सवाल है, इससे कंसेप्ट बेस वो आप लगा लीजिए। और फिर आप आइए मॉक टेस्ट पे। टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट होता है उससे आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए, टाइम लिमिट के अंदर एक बार में सारे पेपर लगाइए, और उसके बाद मॉक टेस्ट को भी लगाइए चैप्टर वाइज, ताकि जो सवाल आपके जो टाइप आपके छूट गए हैं वो आपके कवर हो जाएं। उसमें जो सवाल में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप एक कॉपी में लिखिए प्रॉपर विथ सोल्यूशन, ताकि अगली टाइम वो मिस्टेक आपसे ना हो, ठीक है। तो मैथ्स में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, इट्स वेरी पॉसिबल, है ना। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, जिसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसका सीडीएस का जो पेपर है वो लास्ट में, मैथ्स का जो पेपर है वो सबसे आखिरी में होता है। पहले होता है आपका इंग्लिश, फिर जीएस और लास्ट में मैथ्स। सो अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं तो एक लंच लेके जाएं प्रॉपर। लंच में भी वो हेल्दी फूड होना चाहिए, जैसे कि चना और बादाम हो गया, मतलब ग्राउंड जो फूड्स होते हैं, ग्राउंड नट्स काइंड ऑफ दैट, जो आपको हेल्दी फील कराएं। अदरवाइज़ आप वहाँ सो जाओगे मैथ्स के पेपर में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी फूड को कंज्यूम करें, ताकि आप मैथ्स के एग्ज़ाम तक बिल्कुल फ्रेश रहें। अब पानी की बॉटल भी आप साथ में लेके जाएं, ठीक है। तो अब बात आती है इंग्लिश को। तो इंग्लिश में भैया आपको ये करना है कि आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन अगर हफ्ते में आप 3 से 4 दिन पढ़ देते हैं न्यूज़पेपर को, तो एक आपकी रीडिंग हैबिट मेंटेन होती जाएगी, एक आप जो है रिदम में आ जाएंगे इंग्लिश के। ताकि वहाँ पे क्या होगा ना, इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के काफ़ी सवाल आसान हो जाएंगे आपके लिए सॉल्व करना। और क्लोज कंपोजिशन का जो सवाल है, PQRS का जो स्टेटमेंट और सेंटेंस फॉर्मेशन का जो सवाल है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और सिनोनिम एंटोनिम के लिए और वोकैब के लिए और इडियम फ्रेज के लिए तो आपको जो है वो करना ही पड़ेगा। लास्ट 10 ईयर आप देख लीजिए, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो आप लास्ट 10 ईयर देखेंगे तो इसमें कम से कम आपको 50% सवाल, 50% शब्द वोकैबुलरी वहीं से मिल जाएगी, तो आपको बहुत भटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कुछ मॉक टेस्ट से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है आपको कुछ नहीं करना है। ग्रामर के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की किताब आती है, उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आप एक स्पीड के साथ इन द सेंस, अगर आपको 70% समझ में आ रहा है तो आप ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, हर एक चैप्टर को इतने गहराई से पढ़ते हैं कि उसमें सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर सारा टॉपिक कवर कर ही नहीं पाते। मैं कहता हूँ कि मान लो आपको 100% नहीं आया, आपको 70% आ गया, तो दैट्स इनफ। अगर हर चैप्टर से आपको 70% आ रहा है तो आप ओवरऑल अच्छा कर रहे हो ना। वहीं आप एक चैप्टर में 100% करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, तो इससे बेटर यही है कि हर चैप्टर को आप रफली करिए, थोड़ा फास्ट करिए, और बाकियों को भी आप ध्यान दीजिए, ताकि आपको जो है ओवरऑल स्कोर अच्छा हो पाए। तो अंग्रेजी में ग्रामर के रूल्स जो है आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से करिए। और कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन के लिए, जिससे कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके कॉम्प्रिहेंशन के सवाल तो बनते ही हैं, साथ ही साथ ये हेल्प आपको करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को क्लियर करने में। PQRS के सवाल, चाहे वो स्टेटमेंट सेंटेंस बेस्ड हो, चाहे वो फ्रेज बेस्ड हो, दोनों को ही रीअरेंज करने के लिए, जम्बल्ड फ्रेज को या जम्बल्ड सेंटेंस को फ्रेज करने के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो आपकी अच्छी होगी एडिटोरियल को पढ़ करके, जैसे द हिंदू हो गया, और या फिर वो हो गया द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या फिर कई सारे आर्टिकल्स आते हैं जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस हो गया। तो आप जो भी प्रेफर करना चाहें प्रेफर कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि भाई देखो, इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान है। अगर आपने वोकैबुलरी तैयार कर ली है, फॉर इंस्टेंस अगर आपने जीएस पोर्शन में इंग्लिश में आपने अगर ईडीएम और फ्रेज तैयार कर लिया है और सिनोनिम एंटोनिम भी आपने देख लिया है, तो इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए लास्ट 10 ईयर का जो वोकैबुलरी है उसमें आप हर ऑप्शंस का मतलब जानिए। उससे क्या होगा ना कि चारों ऑप्शंस और प्लस जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो वर्ड लिखा गया था, अगर 5 वर्ड आप हर सवाल में कैच कर लेते हैं और लास्ट 10 ईयर के देख लेते हैं सब, तो ऐसा कोई शब्द नया आपको दिखेगा कहीं नहीं जो उसमें एग्ज़ाम में पूछा गया। कुछ शब्द ऐसे नए आपको दिख सकते हैं, तो इतना तो आप रिस्क ले करके चल सकते हैं ना। तो इंग्लिश में आपको सिनोनिम एंटोनिम और इडियम फ्रेज के लिए आपको शब्द तैयार करने पड़ेंगे लास्ट 10 ईयर के, और वो आपको ऑप्शंस भी देखने हैं कि ऑप्शन में ऐसा कोई शब्द नहीं छूटना चाहिए जो आपको मालूम ना हो, ठीक है। तो इससे आपका 30 नंबर यहाँ से बन जाएगा, 10 नंबर सिनोनिम से, 10 नंबर एंटोनिम से, 10 नंबर इडियम फ्रेज से, 30 नंबर यहाँ से बन गया। मान लेते हैं 30 में आपको 20 सवाल सही होगा, बाकी 10 नहीं होगा। ऐसे 10 शब्द आपको जो है नहीं आ रहे होंगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ, तो 20 सवाल सही है, तो इट्स अ गुड स्कोर। बाकी ग्रामर पोर्शन के लिए मैंने आपको बता दिया नीतू सिंह वॉल्यूम 1, जो आप 3 से 4 महीने में ईजिली कर सकते हो पूरी तरीके से।
अच्छा, उस इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक्स ग्रामर के ऐसे हैं जो आपको नहीं छोड़ना है, जैसे कि एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, आर्टिकल्स हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, मॉडल्स हो गया और नाउन्स हो गया। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको छोड़ना ही नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, जिनको आप बिल्कुल करिए। अगर वक्त मिलता है तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ग्रामर के उनको भी कवर करिए, ताकि जो है कुछ पोर्शंस आपके जो है अच्छे से हो सके। तो ग्रामर में आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 करनी है और विथ स्पीड करना है, क्योंकि आपके लिए टाइम अभी कम है, 4 महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इंग्लिश में आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने हैं, प्लस मॉक टेस्ट भी देखना है आपको। इंग्लिश में आपका इजीली 85 to 90 स्कोर हो जाएगा। तो आप सोचिए 80 प्लस यहाँ से आपने स्कोर कर लिया। फॉर इंस्टेंस अगर आपने 80 भी स्कोर कर लिया, 60 प्लस हमने आपको मैथ्स में बोला है, तो अगर आप मैथ्स में 50 भी स्कोर कर लेते हैं बजाय 60 स्कोर करने के, तो 80 प्लस वहाँ से 50 कितना हो गया 130। तो सिर्फ आपको 20 नंबर ही लाने हैं टू स्कोर योर या टू क्लियर योर कट ऑफ इन द IMA और IMA। तो मिलिट्री एकेडमी में या फिर एयरफोर्स एकेडमी में आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 150 नंबर चाहिए होता है मैक्स टू मैक्स। जिसके लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको फिर GS में आपको स्कोर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से आप स्कोर करने का एम रखिए भी मत। वहाँ आपको पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो आप डिफेंस वाला एक चैनल है वहाँ से प्लेलिस्ट पड़ी हुई सीरीज़ की, वहाँ से आप कर सकते हो। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आप टॉपिक्स आपको सारे नहीं करने हैं, सिर्फ वही करने हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार इस पर सवाल बन चुका है, जो UPSC का फेवरेट टॉपिक है, उस पर ही आपको टाइम देना है पूरा। और बाकी मॉक टेस्ट भी लगाने हैं ताकि उससे तैयारी भी आपको कुछ हो सके। या ऐसा भी आप कर सकते हो कि CDS में जो डिफेंस वाला एक चैनल है, फिजिक्स वाला की ब्रांच है, तो उसमें हर टॉपिक के, जैसे फॉर इंस्टेंस GS में आप ज्योग्राफी देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, करंट अफेयर देखेंगे, तो वहाँ पे हर टॉपिक के प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहाँ पे उन्होंने हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आप 2x स्पीड से हर वीडियो को देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और फिर उनके नोट्स मत बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम आपका वेस्ट होता है। नोट्स मत बनाइए, और सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलिटी में आपका हो गया प्रेसिडेंट का सवाल हो गया, या फिर पंचायती इलेक्शंस का हो गया, फिर DPSP हो गया, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के आप नोट्स बना सकते हैं जो कई बार सीडीएस में पूछे गए हैं, ताकि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन में हेल्प करें। हमने आपको फिर से कह दिया कि आपको सारा जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट्स बनाने के लिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए ही चाहिए तो आप जो है NCERT के नोट्स आती है वो आप प्रेफर कर सकते हो, उसमें सारे अच्छे से नोट्स दिए गए हैं। लेकिन जो आप YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको क्या करना है कि नोट्स बनाना है सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स का जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, ताकि लास्ट टाइम में आप उनको तो बिल्कुल मत छोड़ो, ताकि वो अच्छे से होते रहें। बाकी में जो आपने पढ़ा है माइंड में कुछ तो रहेगा ही, ऑप्शन 4 रहेंगे उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और साइंस की रही बात, तो साइंस में आप लास्ट के 10 साल के जो सवाल हैं पूछे गए हैं जो CDS में, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनकी बनाइए एक PDF। और साइंस में 9th और 10th की यश चाँद की किताब आती है, बहुत पॉपुलर है, जो बच्चे प्रेफर करते हैं, तो उनको आप पढ़िए और फिर उन चैप्टर को, उन MCQ का जो सवाल पूछा गया CDS में, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसमें थोड़ा टफ होता है बायोलॉजी को प्रिपेयर करना। तो बायोलॉजी में डिफेंस वाला पे ही एक चैनल है NDA के नाम से, मतलब NDA के, तो उसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बायोलॉजी की और CDS की भी है, तो आप दोनों से ही पढ़ सकते हैं। CDS में रूपाली में हमने पढ़ाया हुआ है, और NDA में भी एक टीचर हैं अभिषेक सर, आई थिंक, यस, तो नहीं विकास सर हैं NDA में, जो उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। उन्होंने 10 वीडियो में सारा चैप्टर बायोलॉजी का कवर कर दिया है NDA के हिसाब से। तो आप NDA का कवर कर लीजिए और साथ में CDS का भी कवर कर लीजिए, दोनों का बायोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। तो इससे क्या होगा, साइंस पोर्शन में आपके 30 में से कम 25 सवाल बन जाएंगे। 25 यहाँ से, 10 सवाल में मान लेता हूँ कि GS से बन जाएंगे, तो 25 10 35 हो गया। 35 सवाल यहाँ से बन जाएंगे, 120 वहाँ से बने थे, 130, तो 130 + 30 कितना हो गया 160। तो आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर लोगे, फिर आप SSB इंटरव्यू में एग्ज़ाम अपीयर होकर के फिर वहाँ से आप नौकरी इजीली क्रैक कर सकते हो। खैर, SSB क्लियर करना वो सेकंड स्टेज हो गया, उसके लिए कभी और बात करेंगे। लेकिन रिटन एग्ज़ाम उसका प्रोसेस यही था, आपको पढ़ना ही पड़ेगा 4 महीने रगड़ करके, बिना इसके आप इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं सकते। इट इज़ वन ऑफ द टफ एग्जामिनेशंस इन द इंडिया। अगर आप बिना प्लानिंग की तैयारी करोगे, श्योर शॉर्ट फेलियर मिलेगा आपको। आप चाहे भले कितनी ही स्टडी कर लो, है ना, बिना प्लानिंग के आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको फेलियर मिलना ही मिलना है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको अच्छे से मेहनत करना है। असल में ये जानने का तरीका होता है कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, क्योंकि जो बच्चा ऑफिसर फ्यूचर में बनेगा वो हर काम को प्लानिंग के साथ करेगा। ऐसे ही नहीं कि बिना किसी प्लानिंग के ही जुट गए और लास्ट में फिर हाथ कुछ नहीं लगा। तो आपको प्लानिंग करना है, फिर उसके बाद तैयारी करनी है। बिना प्लानिंग के ही कुछ नहीं होने वाला। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ट्विटर चलाते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे @adarsh93 के नाम से, और यूट्यूब पे तो आप आदर्श मैथ्स में फॉलो कर ही रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।